हेलो दोस्तों, आप सभी का कटारिया क्लासेस में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आप सभी के बीच में नेहा। जैसे कि मैंने आप सभी लोगों को पिछली क्लास में भारत की प्रमुख जनजातियों के बारे में एक फुल लेक्चर मैंने दिया है और वहां पर मैंने मात्र 2 से 3 पीवाईक्यू मैंने कराया था, 3-4 पीवाईक्यू करवाया था और बाकी पूरी की पूरी मैंने थ्योरी दी थी। तो आज हम सीधा मुद्दे की बात करेंगे आपके कहां पर, तो पीवाईक्यू पर बात करने वाले। और अगर आप इस क्लास को मिस करते हैं तो इसका मतलब आप कई नंबर पीछे हो जा रहे हैं अगले बच्चों से, क्योंकि वो लगातार आपकी पढ़ाई कर रहे हैं। अभी आप सभी के बीच में आरओ की एक बड़ी वैकेंसी दिख रही है, उसके साथ साथ एपीएस की दिख रही है। आप सभी लोग यूपी ट्रिपल एस सी के पेट का जो पेपर की डेट आ गई, इसके चक्कर में भटक मत जाइएगा। भटकना नहीं है आपको कि आप भटक जाएं कि नहीं मुझे तो ये वाला करना है, मुझे तो अब पेट ही निकालना है। नहीं नहीं नहीं, अब पहले मैं पेट दे लूंगा जो अक्टूबर में लगा हुआ है, दीजिएगा, लेकिन भटकना नहीं है। अपनी राह एक बनाकर चलिएगा। यूपी पीसीएस, आरओ और एपीएस। अभी एक और बड़ी वैकेंसी आप सभी लोगों के बीच में आने वाली है, जिसे कहते हैं बीईओ। ठीक है, अब बीईओ भी आपके बीच बहुत ही जल्द दिखने वाली है। तो इसलिए जनजातियों से जितने भी प्रश्न बनते हैं, मैंने आप सभी लोगों को एक क्लास में थ्योरी दी है और आज की क्लास में मैं आप सभी के बीच में उससे रिलेटेड क्वेश्चन देने वाली हूं। और क्वेश्चन, क्योंकि यहां पर जितने भी मैं क्वेश्चन करा रही हूं सारे के सारे आपके पीवाईक्यू ही है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और घुमा घुमा करके बार बार वही पूछे, अगर वो नहीं पूछे जाएंगे तो आपको जो मैंने थ्योरी सेशन दिया था, जो मैंने बताया था कि जनजातियों के 7 हिस्सों में बांटा गया है भारत को या देश को, यहां से प्रश्न बनेंगे। तो आप सभी लोग अगर इस क्लास को देख रहे हैं तो इसके पहले पिछली वाली क्लास देखें, क्योंकि वहां पर वास्तव में मैंने आपको थ्योरी ही दिया है और थ्योरी पढ़ना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिना थ्योरी के आप पीवाईक्यू कैसे कर पाएंगे? और अगर आप सच में रटने वाले हैं तो फिर रट लीजिएगा, है ना, क्योंकि कई प्रकार के स्टूडेंट होते हैं। एक स्टूडेंट वो होता है जो रटता है, तो अगर आप रटना चाहते हैं तो रट लेना। आगे बढ़ते हैं। तो हमने आप सभी लोगों से कहा था कि आज पीवाईक्यू मतलब थ्योरी हो चुकी है, आज पीवाईक्यू करने वाले हैं। तो जैसे भी सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा था, तो आप कहेंगे भील था। अगर पूछा जाए दूसरा तो आप कहेंगे गोंड था। तीसरा पूछा जाए तो संथाल था और चौथा पूछा जाए तो नैकदा था और पांचवा पूछा जाए तो आपका उरांव था। ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद करके रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना, क्योंकि थ्योरी मैंने आपको एक एक करके पढ़ा रखी है। ठीक है, तो थ्योरी देखना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो चुका था, 3 भी हो चुका था, शायद बिल्कुल हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 4 भी शायद हो चुका था, लेकिन यहीं से कर लेते हैं ताकि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट न रहे। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति कहा गया प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति से संबंधित है? अब यहां पर कौन सी होगी? प्रोटो या प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड से संबंधित है, जल्दी से बताएंगे। दूसरी बात, आप हमेशा ऊर्जावान रहें, आप हमेशा पॉजिटिव सोचें, आप हमेशा निगेटिव लोगों से दूर रहें, उन्हें बाहर भगाने का प्रयास करें, चाहे वो आपके भाई बंधु हो, चाहे वो मित्र दोस्त हो, और या चाहे फिर आपका गुरु ही क्यों ना हो। अगर वो आपके बीच में, आपके साथ, आपके लिए निगेटिविटी दे रहा है तो आप उससे दूर रहिएगा, सबसे बड़ी बात है। ठीक है ना। आज सभी लोगों को शिक्षक दिवस, आज मेरा लेक्चर क्योंकि रिकॉर्डेड रहता है तो एक दो दिन लेट पहुंचता है, क्योंकि रिकॉर्ड जल्दी जल्दी किया जाता है ताकि लेक्चर गैप ना हो पाए। तो आज शिक्षक दिवस है, आप सभी लोगों को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप सभी लोगों से उम्मीद करते हैं कि अगला 5 सितंबर आते आते आप सभी लोग सफलता का झंडा गाड़ कर आए हमारे चैनल पर। किसका? सफलता का झंडा गाड़ कर आइएगा 5 सितंबर तक। आप जिस भी फील्ड पर जाना चाहते हैं, बट आपको बिना पढ़े कोई भी फील्ड नहीं मिलने वाली है। अगर आप एथलीट हैं तो आपको मेहनत तब भी करनी पड़ती है, दमदार तरीके से मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप सरकारी जॉब करना चाहते हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा। जितना आपका गोल्ड मेडल जीतने के लिए वो मेहनत करता है ना व्यक्ति, उतना ही आपको एक सरकारी जॉब के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। वहां लोग कहते हैं अरे प्रेस, कौन सा प्रेशर, हार गए तो हार गए,
अरे 2 दिन नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं है। रेगुलर व्यक्ति लगातार मेहनत करता है जैसे आप करते हैं, तब जाकर कहीं गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल या आपका रजत जो आता है, रजत पदक, ये सब आपके आते हैं, ठीक है ना। तो आप सभी लोग अपने ये जो गोल्डन टाइम चल रहा है ना, इसे नष्ट ना करिएगा। ये गोल्डन टाइम सिर्फ आपको, आप अगर 21 से लेकर 25 वर्ष के हैं तो बहुत ही अच्छा गोल्डन टाइम होता है। फिर 25 से लेकर 30 वर्ष के बीच में ना, आपके बीच में जिम्मेदारियां, आपके बीच में आपके ऊपर प्रेशर आने लगता है कि मैं 25 का हो गया हूं, मैं 25 की हो गई हूं, कहीं मेरे घर वाले शादी ना करने, लड़की है तो शादी के लिए सोचना पड़ता है, कि लड़का है तो 30 तक चलता रहता है प्रोग्राम, कोई समस्या नहीं है कि 30 के बाद भी देख लेंगे ना। लेकिन आपके ऊपर प्रेशर, माँ बाप का प्रेशर कि 25 का हो गया है, अभी अपने हाथ पैर के बल नहीं खड़ा हुआ है। ये समस्याएं हमारे और आपके बीच में ही आती हैं, तो क्यों ना इनको हटाया जाए। और ये कैसे हटेंगे? एक जबरदस्त मेहनत के तौर पर। आप मेहनत करें और फल मिलेगा। कहते ना, कर्म करते जाए, फल की इच्छा ना करें। इसीलिए कहा गया कि फल की इच्छा ना करो। आप अगर सोचोगे कि 2 घंटे मैंने पढ़ लिया और अब इसको मैं 5 मिनट 2 मिनट बाद 2 मिनट में मैं इसको रिवाइज कर लूंगा, आप कर सकते हो, क्योंकि आपने 2 घंटे मेहनत की है। अगर आप ये सोचे कि 2 घंटे की मेहनत का फल, 2 घंटे की मेहनत का फल, जो फल होता है ना, कहते हैं फल बड़ा मीठा आएगा जब भी मिलेगा। अब 2 घंटे मेहनत की और आपने सोचा यही सिर्फ पेपर में आए जो 2 घंटे में मैंने पढ़ा, तो आपने तो फल की इच्छा कर ली। तो फल की इच्छा तभी करो जब लगातार आप 2 घंटे करके आप पढ़ रहे हो तब। और लगातार ये 2 घंटे करके आप दिन में 4 स्टेप बनाइएगा तो कितने घंटे हो जाएंगे? 8 घंटे हो जाएंगे आपके, है ना। मिनिमम आपको 8 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा बच्चा, चाहे जितना आप जोर लगा लो कि नहीं 2 घंटे में मैं सफल हो जाऊंगा, नहीं हो सकता है व्यक्ति, क्योंकि सिलेबस आपका इतना ब्रॉड होता है कि आप उसे 2 घंटे में कवर ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको कम से कम 6 से 8 घंटे पर डे रेगुलर और आपका रूटीन के तौर पर पढ़ाई होनी चाहिए, तभी आप कुछ कर सकते हैं। चलिए, आज की फालतू मतलब बकवास जो थी, बकवास नहीं थी वैसे ये, लेकिन कुछ बच्चों के लिए बकवास होती है ना, तो उनके लिए बकवास रहने दीजिएगा। लेकिन जिनको सीखना होता है वो यहीं से बहुत कुछ सीख लेते हैं। आइए, तो यहां तक मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक भी बात कर ली थी। तो आप क्या बताएंगे? संथाल जनजाति कौन सी? आगे बढ़ते हैं। कहा गया भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहां संकेंद्रित है? तो आप कहेंगे दक्षिण भारत में। द्रविड़ियन की बात हो रही है तो दक्षिण भारत है, ये भी बात हो गई थी शायद। कहा गया भारत में जो एकमात्र मानव कपि पाया जाता है, तो मानव कपि पाया जाता है वो कहां पर पाया जाता है? फटाफट बताएंगे आप सभी लोग। तो आप क्या बताएंगे? हनुमान बंदर, पश्चिमी घाट सिंह, या आप पूछी मकाक, या आप कहेंगे असम का मंथर लोरिस, या असम का श्वेत भव गिब्बन। तो आप क्या कहेंगे? गिब्बन के लिए ही बातचीत की गई थी, ठीक है ना। क्या होगा? गिब्बन। आगे बढ़ते हैं। क्योंकि निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजाति समूह की पहचान नहीं की गई है? महाराष्ट्र की मैंने बात नहीं की थी, छत्तीसगढ़ की मैंने बात नहीं की थी, हरियाणा की मैंने बात की थी। तो मैंने बताया था आपको पंजाब, हरियाणा, आपकी चंडीगढ़, क्या चंडीगढ़, अरे गढ़ लिख दो भाई, चंडीगढ़, और दिल्ली, कौन सी? दिल्ली, और आपका पुदुचेरी, कौन सा? पुदुचेरी। तो ये 5 राज्य और केंद्र शासित थे, मतलब 2 आपके राज्य हैं और 3 केंद्र शासित। यहां पर मैंने कहा था कि जनजाति समूह की पहचान नहीं की गई, याद करके रखिएगा। यहीं से प्रश्न उठाकर डाल देता है, जैसे यहां पर डाला है कि नहीं की गई है, ठीक है ना। इसी तरह अब यहाँ पर हरियाणा दिया गया है, किसी क्वेश्चन में पंजाब दिया जाएगा, किसी में चंडीगढ़, किसी में दिल्ली, किसी में पुदुचेरी। आगे बढ़ते हैं। कहा गया अधोलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? अच्छा, सही है। कहा गया थारू उत्तराखंड में पाई जाती है, भोटिया उत्तर प्रदेश में, कहा गया मुंडा जनजाति बिहार में, और कोल जनजाति राजस्थान में। अब आप सभी लोग कमेंट में बताएं, जल्दी जल्दी आप सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर दिया करें कि ये कहां पर पाई जाएगी, जल्दी से। तो हमने कहा थारू आपके उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, इंपॉर्टेंट है।
थारू आपके उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड क्षेत्र में पाई जाती है। एक उत्तर आपका एकदम सही उत्तर है। बाकी आप ढूंढ कर बताएं, मैंने सब बता रखा है कौन कहाँ पाई जाती है। ये आपका वर्क होना चाहिए। कौन सी जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाया जाता है या शोक का त्योहार मनाती है? तो ऐसी कौन सी जनजाति है जो शोक के रूप में मनाई जाए, जो दिवाली को शोक के रूप में? हम लोग तो उत्साह के रूप में मनाते हैं ना। दिवाली को क्या करेंगे, पटाखे लाएंगे, प्रदूषण फैलाते हैं, है ना, फैलाते हैं ना हम ही आप, और शौक रखते हैं। 1-2 रुपए वाला पटाखा नहीं लाते हम लोग, इतनी बड़ी बड़ी क्या कहेंगे छुचुरिया लाएंगे। नहीं भैया, बड़ी वाली छुचुरिया लाइएगा। अरे कभी जब आप उसको जलाते हो, अब मत जलाना, हम लोगों ने बचपन में खूब जला, अब बड़े हुए ना तो पता चला इससे प्रदूषण होता है। और बड़ी सी आती थी जब वो आधे घंटे तक ऐसे लिए खड़े रहो क्यों ना, हमारे हटाओ, अब एकदम हाथ दर्द करने लगा। तो वो जो दिवाली आती ना, एक अलग सा उत्साह होता है मन में। मतलब 4 दिन पहले से दशहरा आता ना, दिवाली से पहले दशहरा की रावण का दहन होगा ना। अरे अपने मन के रावण को मारो, कि मन में राम बगल में छुरी लेकर आप ही लोग चलते हैं, है ना, चलते हैं कि नहीं? देखो इसी उदाहरण पर बता रहे हैं, मन में राम बगल में छुरी। जब बाहर लड़कियां आपकी अपनी घर की लड़की होगी ना, तो आप क्या करते हैं, आप कहेंगे लड़कियों को एकदम परिंदों जैसे रखना चाहिए, उड़ने देना चाहिए। परियों को, अपने पापा की जो परियां हैं उनको उड़ना चाहिए, उड़ने देना चाहिए। पापा ही बोल रहे हैं, अभी वर्तमान में कौन बोल रहा है? आपके घर के पापा बोल रहे हैं, आपके ब्रदर बोल रहे हैं ना। और जब यही लड़की किसी दूसरी की होती है तो उसके साथ रेप होता है। क्या होता है? रेप होता है। क्या ये किसी की परी नहीं थी क्या? ये उड़ना नहीं चाहती थी क्या? क्या इसके पंख नहीं थे क्या? आप कहेंगे हमारी कौन सी थी? हमारी ना बहन थी, ना हमारी बेटी थी, है ना हमारी पत्नी थी, ना हमारी माँ थी। हमारा इससे क्या रिश्ता है? हम क्यों बोले इसके मैटर में? अरे बोलना चाहिए साहब। वो एक पहले आपके अंदर मानवता आनी चाहिए कि वो एक लड़की है ना। तो आप यहीं से देखेंगे कि हमने क्या किया, अपनी लड़की को तो परी बनाया, लेकिन दूसरे की लड़की को देखकर हमारे मन का अंदर का रावण जागा, और उसी रावण को आप दहन करते हैं दशहरा में। ठीक है ना? नहीं कर रहे हैं तो करिएगा इस बार। ठीक है ना? तो आप से क्या निकल कर आया? तो आप कहेंगे थारू जनजाति आपको क्या करती है, दिवाली को शोक के रूप में मनाती है। ठीक है ना? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाती है? तो कोई बात नहीं, आप जितना रिपीट करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा ना। हमने कहा ये आपके उत्तराखंड में पाई जाती है, हमने कहा ये आपके यूपी में भी पाई जाती है। क्यों उत्तराखंड में पाई जाती है? पहले तो ये मूल रूप से आपके यूपी में ही पाई जाती थी, लेकिन 9 नवंबर 2000 से जब से उत्तराखंड कटा, कितने जिलों से? 13 जिलों से। बाहर उत्तर प्रदेश में कितने बचे? 75। टोटल कितने थे? 88। ले लो भाई, अरे लूट लो, सस्ते का माल है, एकदम फ्री का माल सस्ते में ना। हमारा अपना डायलॉग है, फ्री का माल और ऊपर से सस्ते में लेकर जाओ भाई ना। तो कौन सी है? थारू जनजाति। ठीक है ना? तो उत्तराखंड की, अब ये मूल रूप से उत्तराखंड और यूपी के तराई क्षेत्र पर निवास करती है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया, निम्नलिखित में से किस हिंदू त्योहार को थारू लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं? दशहरा को नहीं मनाती है, किसको मनाते हैं? दीपावली को। ठीक है ना? दीपावली को मनाए ये लोग शोक के रूप में मनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नाग पंचमी आपकी हो चुकी है, होली भी हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया, भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है या निवास करती है? तो कहां पर होगी? हमने कहा बिहार का तो नाम मैंने लिया ही नहीं, झारखंड का मैंने नाम लिया ही नहीं, छत्तीसगढ़ का मैंने नाम लिया ही नहीं। हमने कहा उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में ये निवास करती है। कहां पर? उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में ये निवास करती है। ठीक है ना? आज आपकी बड़ी वाली मैम आई है ना, अभी वो क्लास लेंगे। ठीक है ना? तो आप सभी लोग अगर बाद में भी क्लास देखते हैं, क्योंकि हमारी तो रिकॉर्डेड रहेगी तो बाद में ही पहुंचेगी, तो मैम वाली भी क्लास आप सभी लोग जाकर देखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया, थारू लोगों का निवास कहां पर है? तो अब देखो, इस प्रश्न में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि मूल निवास उनका अब उत्तराखंड हो चुका है। क्या? उत्तराखंड। लेकिन यहाँ ऑप्शन में तो कहीं उत्तराखंड है ही नहीं, उत्तर प्रदेश है। क्यों लगाएंगे हम उत्तर प्रदेश? यही प्रश्न यूपीपीसीएस
20 में आया था, यूं कहें कि 2020 में, जाकर देखो। अरे पुराना पेपर था, एग्जामिनर ना काम नहीं करना चाहते कि उसको अपडेट करें, काम ही नहीं करना चाहते। कहा 2000 में उत्तराखंड बढ़ चुका था, है ना, और छाप दिए थे चट से यही सवाल। अरे उत्तराखंड देना चाहिए था ना, क्योंकि उत्तराखंड से कट कर क्या, उत्तर प्रदेश से कट के क्या बना है, आपका उत्तराखंड बना है। तो अभी तो आप ऑप्शन यहाँ पर बी ही मारने वाले हैं। क्या मारेंगे, बी मारेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिएगा। कहा गया जो आपकी लिंबू जनजाति है वो सिक्किम राज्य में, कार्बी जनजाति आपके हिमाचल प्रदेश में, और कहा गया आपका डोगरिया कौद जनजाति आपके उड़ीसा में है, और कहा गया बैंडा जनजाति आपके तमिलनाडु में, और कहा गया सही सुमेलित कीजिएगा। अगर इस तरह के प्रश्न जब आपके एग्जाम में आते हैं और एक भी ना आ रहा हो ना, तो आपको क्या मन करता है, अरे कौन सा लगाए, 1 2 1 3 भी सही हो सकता है, 2 3 भी सही, 2 4 भी। आपको लगता है यार सभी सही हो सकते हैं, जब आ ही नहीं रहा है तो क्या करें ना। तो तुक्का जब एग्जाम आ जाएगा ना तब बताएंगे आपको कैसे 75% तुक्का सही जाएगा। जिनका तुक्का नहीं लगता है ना, जिनका लगता है ना वो भी यही कहते हैं, अरे मेरा तो तुक्का ही नहीं लगता है। काहे भाई झूठ बोलते हो ना, तुक्का आप लगा कर आते हो, तुक्का के भरोसे प्री निकल जाता है। लेकिन कुछ लोग अरे लगता ही नहीं है, 50 मारते हैं तो कौन 10 वर्ष मिलता है। अरे ना भाई ऐसा नहीं है, आप 50 मारोगे तो आपको 30 दिलाने का मैं अपने ऊपर लेती हूँ कि मैं 30 दिलाऊंगी तुक्का अगर मारते हो। तुक्का मारने की एक ट्रिक होती है कि कैसे मारा जाता है, ऐसे ही नहीं यूं ही कि जाकर बस मार दिए। तो क्या सही होगा, तो आप कहेंगे यहाँ पर आपकी पहली सही है और आपकी तीसरी सही है। मैंने थ्योरी सेशन में इन दोनों चीजों को पढ़ा रखा है, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, 1 और 3। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है निम्न में से कौन धौलाधर श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है। अब आप तो कह नहीं सकते हो, अबोर, गद्दी, लोचा, लेपचा, थारू, बताएं कौन सी होगी जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 15। तो मैंने क्या क्या बताया था कि आपके धौलाधर श्रेणी की गुज्जर, लद्दाखी, बकरवाल, लाहौली, बारी और आपकी गद्दी होगी। कौन सी, गद्दी होगी। मैंने ये सब कल की क्लास में बता रखा है। आगे जाकर पीछे वाली क्लास को तुरंत रिपीट करिएगा, वहीं से कम आपको 5 से 6 क्वेश्चन मिलने वाले। कितने, 5 से 6 क्वेश्चन पक्का मिलने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखेंगे कि गद्दी लोग निवासी हैं, कहाँ के हैं, तो मध्य प्रदेश के, हिमाचल प्रदेश के, अरुणाचल प्रदेश के, मेघालय के। तो कहाँ के होंगे भाई, अरे धौलाधर श्रेणी कहाँ जा रही है, धौलाधर श्रेणी, धौलाधर श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो आप दौड़ते हुए एकदम भागते हुए कहाँ जाएंगे, हिमाचल प्रदेश की तरफ जाएंगे। कहाँ जाएंगे, तो आप कहेंगे हिमाचल प्रदेश की तरफ मैडम हम तो जाने वाले। कहाँ, हिमाचल प्रदेश की तरफ। आगे बढ़ते हैं। कहा गया संथाल निवासी हैं। मैंने आप सभी लोगों को बताया था संथाल कहां से हैं, जल्दी से बताएं। मध्य भारत से हैं। संथाल, आपके संथाल जनजाति कहां के निवासी हैं, मध्य भारत के हैं, कहा गया दक्षिण भारत के हैं, पश्चिमी भारत के हैं या पूर्वी भारत के हैं। अरे पूर्वोत्तर ना लिखा है मैंने, क्या लिखा है, मैंने आप सभी के बीच में क्या लिखा है, तो आप देखेंगे आप देखेंगे, क्या देखेंगे, तो हमने कहा यहाँ पर आपका गुजरात है, यहाँ पर एमपी है, यहाँ पर महाराष्ट्र है, यहाँ पर छत्तीसगढ़, यहाँ पर आपका झारखंड है, फिर इधर आपका पश्चिम बंगाल वगैरह आएगा, है ना, और फिर यहाँ पर आपका सिक्किम और इधर त्रिपुरा मिजोरम आ जाता है, ठीक है। तो ये कौन सा हिस्सा है, अरे पूर्वी भारत की बात कर रहे हैं, किसकी, पूर्वी भारत है। कौन सा, पूर्वी भारत, कहां पर, झारखंड का, झारखंड क्षेत्र का। आगे बढ़ते हैं। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। हमने कहा भील जनजाति गुजरात की है, जौनसारी उत्तराखंड की, संथाल छत्तीसगढ़ की और खासी मेघालय की है। तो कौन सी आपकी सुमेलित नहीं है, तो आप भील गुजरात की बता सकते हैं, जौनसारी उत्तराखंड की है, और आपकी संथाल अभी तो मैंने बताया संथाल आपकी सही नहीं है। डी भी खासी आपकी मेघालय की है, कोई गारो खासी जयंतिया तो यही की है ना, तो ये क्या है, मेघालय की है, ठीक है ना। फटाफट आप सभी लोग बताएंगे ना, तो आप कहेंगे आपकी जो आपकी क्या है, संथाल कहाँ की है, झारखंड की है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद करके रखिएगा। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वर्तमान में आपकी जो राष्ट्रपति जी हैं वो आपकी संथाल जनजाति से ही हैं, ठीक है ना। आगे कहा गया संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है, बताएं। कहा गया ईतुत, शांगा, निर्वलोक,
या आपका बुपला? जल्दी से बताएं कौन सा होगा, जल्दी से बताएं कौन सा होगा। तो आप कहेंगे संथालों में विवाह को बुपला या बापला कहा जाता है। क्या? बुपला या इसी को बापला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुपला या बापला नाम से जाना जाता है। ठीक है, बापला कई प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। बापला इसमें जो इनके विवाह होते हैं वो कई प्रकार से होते हैं। तो आप ये जीके का क्वेश्चन है ना, तो इसको आप एकदम रट लो कि संथाल में जो विवाह होते हैं उसे क्या सामान्य रूप से कौन सा है, तो आप कहेंगे बुपला या बापला कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया ऋतु प्रवाह से किया करते हैं कौन सी जनजाति? मैंने कल ही पढ़ाया है, एक ही जनजाति है, भोटिया, जौनसारी, बुक्सा, थारू। अब थारू तो है नहीं, तो आप बताएं कौन सी जनजाति होगी आपकी, जल्दी से बताएं। भोटिया जनजाति है क्या, जो ऋतु प्रवास करती है। तो आप क्या कहेंगे? तो बिल्कुल ये क्या करती है? ऋतुओं में प्रवास करती हैं। भैया इनको आनंद मिलना चाहिए ना, जब बारिश हो, जब ऋतु आए, तब ये क्या करेंगे? प्रवास अपना निकालती हैं कि यहाँ यहाँ करके जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ऐसे करेंगे, और क्या है ना, वही काम है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया बोडो निवासी हैं, कहाँ के होंगे? गारो पहाड़ी के, संथाल परगना के, अमेजन बेसिन के, या आपके मध्य प्रदेश के? जल्दी से बताएं कहाँ के होंगे। आप सभी लोग फटाफट अपना अपना उत्तर देंगे। तो आपके जो मैंने कहा कि बोडो निवासी कहाँ के होंगे, तो अभी पीछे तो बताया मैंने आपको, ये कहाँ के होंगे? मेघालय के होंगे, मेघालय। और मेघालय में ही विश्व की सबसे अधिक वर्षा होने वाला कौन? अब मानसिन धाम हो चुका है, पहले चेरापूंजी हुआ करता था, वर्तमान में मानसिन धाम हो चुका है। इसीलिए हमारे भारत को विविधताओं का देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विविधताओं का देश कहा जाता है। तो क्या बताएंगे? गारो पहाड़ियों के अंतर्गत आपकी बोडो निवास करती है। कहां पर? मेघालय में। ठीक है ना, जानते रहिएगा। और चलिएगा 4 सवाल और कराते हैं, फिर आपकी मैम क्लास लेंगी बड़ी वाली। गारो जनजातियां हैं असम की, नारे बाबा। मणिपुर की क्यों होगी? मिजोरम की क्यों होगी? अरे हमने अभी तो बताया आपको, गारो खासी जयंती आपकी मेघालय की हैं। कहाँ की हैं? मेघालय की हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर आप देखेंगे खासी एवं गारो भाषा बोलने वाली जनसंख्या पाई जाती है। तो कहां पर पाई जाएगी? मेघालय में पाई जाएगी। कहां पर आप कहेंगे? तो आप कहेंगे मेघालय में पाई जाती। गारो एवं खासी बोलने वाली जनसंख्या मेघालय, असम, मिजोरम राज्यों में पाई जाती है, लेकिन मेन इनका जो है वो कहां पर है? तो मेघालय में है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? अब बताओ, कल मैंने केरल की बात नहीं की थी कि नहीं? केरल में एक नदी है पेरियार नदी, बता दो भाई। अब केरल में एक आपकी और नदी है मांडवी नदी। अरे चर्चा की है मैंने, मांडवी नदी। बताओ मांडवी नदी पर कौन सा जलप्रपात है? कौन सा जलप्रपात है? अरे जितनी देर मैम खड़ी रहे ना उतनी देर मुंह नहीं बंद होना चाहिए। अरे आपसे टाइम पास करने नहीं आए भाई, सिर्फ पढ़ाने का मकसद लेके आए। इतना पढ़ा लो 1 घंटे में, जो भी आपकी क्लास हो ना, कि आप थक जाए। अरे यार कुछ तो मुंह बंद करके बोलो मैडम ना, इस तरह हो। पेरियार। कहा गया केरल की सबसे लंबी नदी, बता दो भाई। पूछा जाता है प्रश्न, केरल की सबसे लंबी नदी ना, तो कहां पर होगा? तो कहा गया केरल में कौन सी जनजाति निवास करती है? कहा गया चेचू, लेप्चा, डफला या डापर। डफला और डापर अलग अलग जनजातियां हैं। जल्दी से बताओ 24 का क्या उत्तर सही होगा आप सभी लोगों का? अरे आप कहेंगे चेचू जनजाति निवास करती है केरल में। कौन सी? चेचू जनजाति निवास करती है आपके केरल में। आगे देखते हैं। कहा गया निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? बताइए, मैंने नहीं बताया है। अरे बताओ, मैंने टोडा बताया। अरे टोडा आपके देखो कहां निवास करती है। अरे ये आपके पश्चिम और पूर्वी घाट के मिलन स्थल पर क्या बनता है? नीलगिरी की पहाड़ियां बनती हैं, और इसी नीलगिरी पर टोडा जनजाति निवास करती है। अगर जिला राज्य पूछा जाए तो तमिलनाडु लगाकर आना, गलत हो तो मेरे पास वापस आना ना। क्या होगा? टोडा जनजाति आपके तमिलनाडु राज्य पर निवास करती है। ठीक है ना, और यहीं पर आप देखेंगे टोडा जनजाति आपकी क्या है? नीलगिरी की पहाड़ियों पर। तो टोडा होगा क्या? मैंने बताया ही नहीं। मैंने ये बताया कि यहाँ निवास करती। आप कहेंगे मैडम आपने तो भील बता रखा है। अरे पहली सबसे बड़ी जनजाति आपकी क्या है? भील है। और दूसरी पूछ ली जाए तो आप कहेंगे गोंड होगी। अरे तीसरी पूछ ली जाए, कितना पूछेगा एग्जामिनर? अरे बता दो संथाल होगी। अरे ये इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी वर्तमान की राष्ट्रपति इसी जनजाति की हैं। ठीक है ना, तो आज हम लोग 25 क्वेश्चन ही रखते हैं। अगली क्लास में अभी आपके 86 तक ये स्लाइड जाने वाली है, और आपकी मैम आना चाह रही हैं और आप उनसे बात कीजिएगा।
थैंक यू मैम। पहले तो हैप्पी टीचर्स डे इतनी महान टीचर को। ठीक है, जितनी हार्ड वर्किंग से इतनी एनर्जी के लेवल से आप लोगों को पढ़ा रही हैं, और मैं बड़ी टीचर नहीं हूँ, इन्होंने बड़ी बना दिया है। बनना भी नहीं चाहती हूँ, जो हूँ वही रहना चाहती हूँ। लेकिन रियली एंड ट्रूली मैं मैम की क्लास देख रही थी, कोई भी एक बार क्लास कर लेना, मैं सच बोल रही हूँ, शायद अगर क्वेश्चन इनसे रिलेटेड आ गया, पढ़ने की जरूरत नहीं है, माइंडसेट बता देती है बंदी। मैं ये इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मेरे चैनल पे चल रही हैं क्लासेस, चैनल इनका भी है उतना ही जितना मेरा है, और चैनल बनता है आप लोगों की वजह से। टीचर तब टीचर है जब उसके स्टूडेंट्स हैं, बस। स्टूडेंट नहीं तो टीचर का तो रिलेशन ही नहीं है ना, फिर टीचर एग्जिस्टेंस में ही नहीं है। टीचर की एग्जिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ उसके स्टूडेंट्स की वजह से होती है। मॉर्निंग में उठ कर कितने सारे मैसेजेस हैप्पी टीचर्स डे के, और उन बच्चों से जो 14 ईयर्स बैक पढ़ रहे थे। तो इसको कहते हैं कि ब्लेस्ड हूँ। तो ये ब्लेसिंग्स बनाए रखिए हम सब पर, और रियली कह रही हूँ मैम की मेहनत को सफल करिए। एक बार लाइक का बटन दबा दिया करिए, इससे सिर्फ मोटिवेशन मिलता है और काम करने का मन करता है। सच बोल रही हूँ, घर बैठ करके अगर ये अवेलेबिलिटी मिल रही है तो ब्लेस्ड आप लोग हैं। होप कि सब लोग समझ रहे हैं व्हाट एम आई सेइंग। हैप्पी टीचर्स डे टू यू ऑल। जो लोग जुड़े हुए हैं जिस भी पर्पज से, सबका जो भी ड्रीम जॉब्स हैं वो आप लोगों को मिले। लेकिन सारी ड्रीम जॉब सबके लिए पॉसिबल नहीं है। वैकेंसी एक 10 लोग हैं, तो उन 10 लोग में आपको क्यों मिलेगा, उस लायक बनिए। कॉम्पिटिशन्स को कॉम्पिटिशन्स की तरह पढ़िए, एकेडमिक की तरह नहीं। ठीक है, होप यू द बेस्ट। चलिए, गॉड ब्लेस यू ऑल, और प्लीज मैम को प्रमोट करते रहिए और मुझे भी। थैंक यू।